क्लास 10। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस। ठीक है, अभी मेरे पास बुक नहीं है किसी वजह से, तो जल्दी ही जैसे बुक आ जाती है और बोर्ड भी 1-2 दिन में अरेंज हो जाएगा तो सारे वीडियो बोर्ड पे बनाकर सेंड करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो मैंने क्लास में बनाया था, तो वो तो इस समय स्कूल चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब स्कूल बंद हो चुके हैं बिल्कुल ही टीचर्स के लिए। तो जल्दी ही जैसे 1-2 दिन के अंदर, अभी मतलब 1-2 वीडियो के बाद ही मैं उसके बाद से बोर्ड पे बनाना शुरू कर दूँगा, तो आपको प्रॉपर बोर्ड पे बना हुआ वीडियो मिलेगा तब तक। लेकिन ये भी वीडियो मैंने ही बनाया है, बस खाली बोर्ड पे चीज़ें नहीं लिखी होंगी, बुक से लिखी होंगी। बुक तो है ही, बुक है, ये मोबाइल के अंदर है, मतलब वो वाली बुक नहीं है, लेकिन वो भी जल्दी ही अरेंज हो जाएगी ठीक है, तो तब तक आप लोगों को इससे काम चलाना पड़ेगा 1-2 वीडियो तक। उसके बाद सारा कुछ प्रॉपर वे में वैसे ही मिलेगा जैसे क्लास 9th में मिला करता था। ठीक है, तो सेकंड जो आपका मेन टॉपिक है वो आता है आपका बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ की। कौन कौन सी हमारे इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही है कुछ, इसमें ऐसा प्रैक्टिकल वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ को बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ की जाती हैं सबसे पहले आते हैं हमारे सर्वर। सर्वर क्या होते हैं, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ मशीन दैट एंड इट meant to be provide services to the machine client connected to it. It is accepted the request which comes from a client, process the request, generate the response एंड सो ऑन। बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो चलो, जो डेफिनेशन है वो तो अलग है। सर्वर का मतलब है कि सर्वर एक ऐसी मशीन कह लो या एक ऐसा कंप्यूटर कह लो जो मतलब उस पे जो भी उस पे जो भी चीज़ें उससे हम डिमांड करते हैं, तो वो चीज़ें वो चीज़ हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, तो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट जो होती हैं वो सर्वर पे ही सेव्ड होती हैं। सर्वर भी एक तरह के कंप्यूटर भी होते हैं, और मतलब छोटे कंप्यूटर्स को भी सर्वर कह सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े अलग अलग सर्वर भी आते हैं जहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। तो वो जो बहुत हैवी वेबसाइट्स होती है, जैसे व्हाट्सएप की वेबसाइट्स, जैसे व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया या इंस्टा हो गया, तो ये सब सर्वर के थ्रू रन करती हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकती। तो सर्वर एक ऐसी मशीन्स होती हैं जो जो मतलब इन वेबसाइट्स को या इस तरह की इंटरनेट फैसिलिटीज़ को रन कराने में हमें हेल्पफुल होती है। मतलब समझ लो एक बड़ा कंप्यूटर होता है। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, क्लाइंट का मतलब यहाँ पे उन कंप्यूटर से है जो उस सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम लोग हो जाते हैं वो क्लाइंट। क्लाइंट और कुछ नहीं, क्लाइंट हम लोग हैं। हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, जो उन सर्वर्स का यूज़ करके उन सर्विसेज को एक्सेस करता है। अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, कोई और भी ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ उसी सर्वर से कनेक्टेड है, उसी सर्वर के थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। फिर वेब क्लाइंट से क्या मतलब होता है। वेब क्लाइंट और क्लाइंट में थोड़ा से, अ वेब क्लाइंट इज़ एन एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, रनिंग ऑन अ लोकल डिवाइस, ठीक है, डेस्कटॉप, नोटपैड, सेल फोन, दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब यूज़र। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थिन client because it has realized heavily on the web server for the fetch information। वेब क्लाइंट का मतलब ये समझ लो कि मतलब जब हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं अपने किसी क्या कहते हैं, अरे कभी कभी टर्म्स छूट जाते हैं। जब भी हम कोई अपने किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पर जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे हमारे ये होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, जो भी ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं, तो इनको हम लोग ये उस समय के लिए हमारे वेब क्लाइंट बन जाते हैं कुछ टाइम के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हमने एक पेज ओपन कर लिया, तो वो पेज हमारे उस पर दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे मेन सर्वर से कनेक्टेड है, लेकिन ये उस कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि ये एक वेब क्लाइंट का काम करते हैं। जितने हमारे ब्राउज़र्स होते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी मेरे दिमाग से भी वर्ड उतर जाता है, तो इंटरनेट जितने भी हमारे इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे ये मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, तो इनके थ्रू जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमारा जो ये ब्राउज़र्स होते हैं, ये ऐसा वेब क्लाइंट काम करने लगते हैं। वेब ब्राउज़र आप लोग जानते ही हो, वही ये सारी मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब कुछ हमारे वेब ब्राउज़र है जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ करके हम कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं वेब ब्राउज़र।
मोबाइल में भी होता है वेब ब्राउज़र बहुत सारे, लेकिन अब तो डायरेक्ट का भी ऑप्शन है। पहले डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं होते थे, पहले ऐप वैप का कोई सिस्टम तो था नहीं सालों पहले, तो सारा काम ब्राउज़र के थ्रू ही होता था। मतलब अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो आपके पास इंटरनेट तो होना ही चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, और साथ में एक कोई वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम। अगर वेब ब्राउज़र नहीं है तो हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते इंटरनेट कनेक्शन होने के बावजूद। ये पहले की बात है, अब तो खैर और बहुत सारे तरीके होते हैं यूज़ करने के, लेकिन नॉर्मल वे में अभी भी कंप्यूटर्स अगर, क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर्स में भी आज भी वेब ब्राउज़र के थ्रू ही सारे काम होते हैं। अभी भी यहाँ उसमें उतने ज़्यादा ऐप फ्रेंडली वो सारी चीज़ें नहीं हैं अभी। ठीक है, वेब पेजेस क्या होते हैं? जो भी हमारे पेजेस है वेब, जो भी वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट होस्ट ऑन द इंटरनेट। कह रहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे के थ्रू चलते हैं, रन होते हैं, दिखाई देते हैं, उन सबको हम बोलते हैं वेब पेजेस। और इन्हीं वेब पेजेस के कलेक्शन को बोलते हैं वेबसाइट। सिमिलर टाइप ऑफ वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। चाहे कोई भी वेबसाइट हो, देखो अगर हम जीमेल ओपन करते हैं तो जीमेल से रिलेटेड डेटा ही मिलेगा। अगर हम लोग मान लो कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करेंगे, फेसबुक जैसी वेबसाइट ओपन, तो फेसबुक से रिलेटेड डेटा, तो वो रिलेटेड पेजेस की जो का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो वेब पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट्स बोलते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो जैसे अपने स्कूल का है, जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट है www.sdcollegeedu.co.in। तो इसमें जो sdcollegeedu है, ये है हमारा डोमेन नेम। हर वेबसाइट का अपना एक फिक्स डोमेन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। sdcollegeedu इस नाम से, इस डोमेन के नाम से वेबसाइट और किसी की नहीं होगी, सिर्फ इसी स्कूल की होगी। ठीक है, सिंपल एस डी कॉलेज नाम से डोमेन नहीं मिल पाया होगा स्कूल को, क्योंकि वो पहले किसी और ने रजिस्टर करा लिया होगा, तो इसलिए SDCollege.edu नाम से ही डोमेन मिला है। तो हर उसका अपना एक स्पेसिफिक डोमेन होता है हर वेबसाइट का। वो डोमेन पूरे वर्ल्ड में दूसरी किसी वेबसाइट का नहीं होगा। तो जिस नाम से वेबसाइट रन होती है उसी को बोलते हैं डोमेन नेम। URL से क्या मतलब? यूनिफॉर्म, पहले भी आप लोगों ने नाम सुना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL कोई वैसी चीज़ थोड़ी ना है। URL का मतलब यही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब वेबसाइट का जो सिंपल भाषा में कहें, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं URL। जो भी वेबसाइट से www.gmail.com, तो ये उसका URL है। वेब पोर्टल, ठीक है, वेब पोर्टल क्या होता है? इट इज़ अ गेटवे टू अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विस सच एज ईमेल, सर्च इंजन, फोरम, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। वेब पोर्टल से ये समझ लो कि जैसे वेब पोर्टल मतलब वेबसाइट्स को ही एक कैटेगराइज कर लो अगर हम लोग, तो उसको वेब पोर्टल कहेंगे। जैसे मान लो कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें वो मतलब वेबसाइट्स वेब पोर्टल को कोई अलग से तो नहीं डिफाइन कर सकते। वही वेबसाइट से, जैसे अमेज़ॉन.com है, तो अमेज़ॉन का वेब पोर्टल है। तो वही वेबसाइट्स जो हैं, जो एक बहुत मेजर एरिया कवर कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रही हैं, तो उनको एक थोड़ा सा अलग तरह का नाम दे दिया जाता है वेब पोर्टल जैसा। बाकी कुछ अलग ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई चीज़ अलग चीज़ है। ठीक है, वेबसाइट और वेब पोर्टल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे तुम ये समझ सकते हैं कि जैसे गूगल.com है, तो ये एक वेब पोर्टल कह सकते हो। वेब पोर्टल है, वो सिर्फ वेबसाइट नहीं है, वो एक वेब पोर्टल है, क्योंकि वो और भी अदर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। वो हमारी जो जो उस वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो है ही, और भी अदर इन्फॉर्मेशंस को हमें प्रोवाइड कराता है। फिर आता है हमारा ब्लॉगर और ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉग और ब्लॉगिंग थोड़ी अलग चीज़ है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये ट्विटर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग है। पहले ट्विटर जब नहीं थी तो उससे पहले ब्लॉगिंग यूज़ होती थी। ब्लॉगिंग का मतलब होता है मतलब एक आर्टिकल लिखना। ठीक है, तो blogger.com करके एक वेबसाइट है, उसमें हम आर्टिकल इस तरह का ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। तो ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब 2-2 3-3 पेज के हो सकते हैं। और जो हमारा ट्विटर है वो माइक्रो ब्लॉगिंग है, कि मतलब उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसमें कुछ अपने विचार तो आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है। उसी लिमिटेशन के अंतर्गत ही आप लोग कर सकते हैं कि 256 कैरेक्टर या 280 कैरेक्टर्स की कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके हिसाब से हो सकता है। तो ब्लॉग का मतलब होता है कि ब्लॉग इज़ अ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। इट इज़ एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट विच कंसिस्ट ऑफ साइंड एंड डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग। मतलब ये एक तरह के ऐसे पेजेस इसमें क्रिएट हो जाते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में उसमें लिख सकता है। ठीक है, और उसके अपने खुद के होंगे, और वो कोई भी जो भी लोग उससे कनेक्टेड हैं वो लोग जुड़ सकते हैं।
ठीक है। ब्लॉगर ही वो वही होता है जो इंसान ब्लॉग लिखता है, जो इंसान ब्लॉग लिखता है, ब्लॉग वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। जो इंसान ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉगिंग। ये ब्लॉग लिखने के प्रोसेस को ब्लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका ट्विटर से थोड़ा सा बस ये लेना है, ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग का ही एक छोटा पार्ट होता है। तो ब्लॉग से मतलब खाली हमारा ये है, ये एक इंडिविजुअल का खुद का अपना स्पेस पे एक पेज क्रिएट कर दिया जाता है, जिस पे वो आराम से अपने से जो भी चीज़ें वो रिलेटेड जो भी लिखना चाहता है वो लिख सकता है। blogger.com एक बहुत नोन वेबसाइट है, जीमेल के थ्रू ही उसका अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, उस पर आप लोग, उस पर कोई भी आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है उसकी, क्योंकि लोगों के पास इतना पहले जब जब नहीं था ट्विटर विटर, तो लोग ब्लॉग लिखते थे, कोई कोई लोग जैसे बड़े बड़े लोग जो हुआ करते थे लिखते थे। लेकिन जब से ट्विटर जैसी चीज़ें आ गई, लोगों ने फिर वो blogger.com का यूज़ करना थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया। ठीक है, तो ये ब्लॉग, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, तीनों एक दूसरे, जो ब्लॉग वही है भाई, जो जो ब्लॉग लिखे जाते हैं वही ब्लॉग है। और ब्लॉगर वो होते हैं जो लोग ब्लॉग लिखते हैं, मतलब हम लोग जैसे लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ब्लॉगिंग का मतलब इस तरह के ब्लॉग्स को क्रिएट करने को ही हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं? न्यूज़ ग्रुप्स का मतलब कुछ अलग नहीं है, ऐसी ही वेबसाइट्स हैं जिन पे लोग किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, किसी उस पे बहस करते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी बहस होती हैं, जैसे टीवी पे देखते हैं लोग कि कई 4-5 लोग मिलकर खूब बहस कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, गाली वाली दे रहे होते हैं। मतलब उस टीवी पे तो नहीं गाली देते हैं, लेकिन इस पे तो गाली वाली सब कुछ चलती है। तो उस तरह की सारी चीज़ें लोग एक दूसरे को बुरा भला सब कुछ जो कह सकते हैं कहते हैं। तो ये न्यूज़ ग्रुप्स भी एक तरह की वेबसाइट्स ही हैं, जहाँ पर न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो न्यूज़ किसी भी तरह की हो, उससे रिलेटेड कंटेंट को लेके उस पर बहस होती है। ईमेल, ये बताइए, तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत सालों से यूज़ करते हो भाई। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो फैसिलिटीज़ हमारी पहले उसके थ्रू रन होती थी। मतलब जो भी हम लोग लिखा करते थे लेटर या एप्लीकेशन, जो कि पोस्ट के थ्रू जाती थी, बाद में वही चीज़ आगे चल के ईमेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और लोगों ने इसको ईमेल के फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ईमेल का मतलब खाली इतना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि कोई भी लेटर या एप्लीकेशन या कोई भी इस तरह का रिटर्न कंटेंट जो फॉर्मल वे में है, उसको अगर हमें कहीं सेंड करना है तो हम ईमेल के थ्रू उसे सेंड कर सकते हैं, जिसको भी सेंड करना चाहें ऑल ओवर वर्ल्ड। और ईमेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम में। और जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ, मैंने तो इंटरनेट 99 में पहली बार यूज़ किया था, शायद 97 या 99, याद भी नहीं, बहुत साल हो गए। तब तो ईमेल ही यूज़ करते थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, और कुछ होता भी नहीं था। तब ये होता था कि ईमेल अकाउंट क्रिएट करो और किसी जानने वाले को जो थोड़ा बहुत इंटरनेट जानता है उसको मेल भेजो, उसी में बहुत खुश हो लेते थे, क्योंकि उससे ज़्यादा ऊपर की चीज़ कभी देखी ही नहीं थी, पहली बार इंटरनेट यूज़ किया था। तो सालों पहले ईमेल का ही ज़माना था, क्योंकि बाकी चीज़ें थी नहीं। ठीक है, लेकिन आज भी ईमेल का रोल कम नहीं हुआ है। आज भी सारे ऑफिशियल काम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेल के थ्रू ही होती हैं। जो भी कम्युनिकेशन होता है हम लोगों का स्कूल का सीबीएसई के थ्रू या कोई टीचर है मान लो, अगर उसको अप्लाई करना है अपने स्कूल में या किसी और स्कूल में, तो भी वो मेल के थ्रू ही, वो एक प्रॉपर चैनल माना जाता है। भैया कि हमारे पास, हमको कोई जॉब चाहिए तो हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, मान लो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तो हम मेल भेज के, स्कूल की मेल आईडी पर मेल भेजकर अप्लाई कर सकते हैं कि हम आपके स्कूल में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ईमेल का तो कभी रोल ख़त्म ही नहीं होगा। और अब जैसे कि आप लोगों ने भी फॉर्म में भरा था तो उसमें मेल आईडी डाली थी, तो मेल आईडी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे क्रिएट करते हैं मैंने कई बार बताया है, इस चैप्टर में भी बताएंगे ज़रूर कैसे मेल आईडी क्रिएट की जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल यूज़ करने के लिए ईमेल एड्रेस का होना कंपलसरी है। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने खुद भी बनाया है, सबको मालूम है। जो स्टार्टिंग में जो नाम होता है वो यूज़र नेम होता है। जैसे मान लो कोई भी नाम दे दिया, ABC123 कर दिया, तो वो आपका यूज़र नेम हो जाएगा। बाद में जिस भी कंपनी का, जैसे gmail.com है तो जीमेल आपका डोमेन नेम हो जाएगा, और @ साइन से उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और डोमेन एक्सटेंशन वही होता है जो लास्ट में .com, .in, .org जो लगा होता है, तो वो हमारा, जैसे लिखा है info@kips.in, तो यहाँ पर इन्फो जो है वो यूज़र नेम है, डोमेन है किप्स। डोमेन किप्स, जैसे हम जीमेल यूज़ करते हैं तो जीमेल वो डोमेन है। जैसे हम लोग जीमेल की अगर ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जीमेल पे, तो वो यहाँ वहाँ पर जरूर डोमेन हो जाएगा हमारा जीमेल। और वही जो .com या .in जो होगा वो हमारा डोमेन एक्सटेंशन या हाई लेवल डोमेन भी से कहते हैं। तो नॉर्मल कोई भी मेल आईडी जो ईमेल एड्रेस होता है, तो उसकी ये 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा यूज़र नेम, अगर हमको हमारा मान लो XYZ123 ना @gmail.com नाम से कोई यूज़र आईडी क्रिएट की है, तो यूज़र आईडी हमारी उतनी ही है, XYZ123। बाकी जो है वो हमारा डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन होता है। ठीक है, उसका भी यूज़ करते हैं। जैसे अब जीमेल पे लॉगिन करना होगा तो सिर्फ हमें यूज़र नेम और पासवर्ड ही डालना होगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
फिर आता है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर, यहाँ पे देखो सर्वर और वेब सर्वर में भी डिफरेंस बताया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्वर क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है। अ सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट रन ऑन मशीन एंड मेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मशीन ब्रैकेट में क्लाइंट कनेक्टेड टू इट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट विच कम फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, एक नॉर्मल सर्वर और वेब सर्वर में थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉर्मल सर्वर क्या होता है कि सर्वर और वेब सर्वर दोनों ही एक तरह की मशीन्स ही हैं, मतलब कंप्यूटर ही कह सकते हो एक तरीके से। नॉर्मल सर्वर क्या होगा कि जैसे मान लो किसी कंपनी का अपना एक सर्वर है, तो उस कंपनी में से जुड़े जितने कंप्यूटर होंगे वो उसको सर्विसेज को एक्सेस कर लेंगे, उस पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल एक हमारा सर्वर होता है। उससे जो कनेक्टेड होगा वही वही उस पर काम करेगा, वो उसका इंटरनेट से कनेक्शन होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। वेब सर्वर से क्या मतलब है, जब वेब वर्ड जुड़ा हुआ है। अ वेब सर्वर इज अ टाइप ऑफ सर्वर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग वेब कंटेंट। ऐसा सर्वर जो हमको वेब इंटरनेट से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और वो सर्वर भी है, तो वो हमारा वेब सर्वर पे होता है। इट्स प्राइमरली होस्ट द वेबसाइट एंड अलाउ द क्लाइंट और इंटरनेट यूज़र टू एक्सेस दिस साइट। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो सर्वर पे रन होती हैं, तो वो जो जो वेबसाइट्स को रन करने के लिए जो सर्वर यूज़ किए जाते हैं उनको वेब सर्वर कहते हैं। नॉर्मल सर्वर तो जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वर की ज़रूरत है, तो वो सर्वर मार्केट से खरीद सकता है, 1.5-2 लाख रुपए में मिलता है, और उसको यूज़ कर सकता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अपने खुद के सर्वर होते हैं, सर्वर रूम्स होते हैं, उन सब में सर्वर रखे होते हैं। ठीक है, समझो एक मतलब बड़ी सी मशीन होती है, आप लोगों ने नहीं देखी, मैंने देखी है। जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ उस कॉलेज में एक सर्वर रूम था, उस सर्वर रूम में मैंने देखा था, वहाँ सर्वर रखे हुआ था। ठीक है, तो एक बड़ी सी मशीन टाइप की समझ लो होती है, वो कंप्यूटर जैसा नहीं होता है, अलग होता है। कंप्यूटर का ही पार्ट है, लेकिन वो कंप्यूटर ही है, लेकिन मतलब जिस तरह हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर देखते हैं वैसा कंप्यूटर नहीं है। तो उसको अलमीरा की तरह समझ लो, एक तरह से होता है। तो उस सर्वर से वो वहाँ के उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा मैनेज होता था। जब बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है ना, तो फिर वो एक सिंगल कंप्यूटर के थ्रू नहीं, वो सर्वर के थ्रू मैनेज होता है। मान लो बीसीओ काउंटर बने हुए, बीसीओ काउंटर पे फीस जमा हो रही है, सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है। सारा कुछ ऑनलाइन का मतलब सारा कुछ सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है, ऑनलाइन तो नहीं होता है, सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो वो सारा कुछ डेटा सर्वर पे फीड होता जाता है। कि भाई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जब बड़े बड़े कॉलेज होते हैं जहाँ 2-2 3-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिसमें जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज था। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्रेड चलते थे, तो बहुत सारे बच्चों की फ़ीस जमा हो रही है, ड्यूज़ क्लियर हो रहे हैं, फ़ाइन जमा हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही, तो वो सारा डेटा जो था कंप्यूटराइज था और सारा कुछ सर्वर पे स्टोर होता था। तो वेब सर्वर से मतलब ये है कि ऐसा सर्वर जो बहुत बड़ा कंटेंट प्रोवाइड कराता है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जब रन होती हैं, तो वो हमारे वेब सर्वर से जो जनरल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मान लो हम लोगों के स्कूल की वेबसाइट है या और कोई वेबसाइट है, तो वो जनरली काम चल जाएगा, वो चल चल सकती है, कहीं किसी भी कंप्यूटर से चल सकती है। लेकिन अगर जब वही वेबसाइट बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हो जाएंगी, फेसबुक जैसी वेबसाइट होंगी, तो वहाँ तो वेब सर्वर की हेल्प से ही वो सारी चीज़ें रन करती हैं। ये है पेज नंबर 15-16। ठीक है, वेबसाइट के बारे में, अब यहाँ वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है कि वेबसाइट क्या होती है, थोड़ा और सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वही है कहानी, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग इमेजेस, वीडियोज़ और अदर डिजिटल मीडिया लोकेटेड अंडर द सेम डोमेन। ठीक है, द The web page are written in HTML, hypertext markup language, and can be accessed via internet. These pages are linked together and share a communication interface and design. A website is a hosted on a web server on the World Wide Web. Each site is owned and managed by individual, a company or an organization. ये तो हो गई डेफिनेशन। अब सोचो हिंदी में समझो उसकी कहानी। मैंने पहले कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस जो होते हैं वो वेबसाइट होती है। वेबसाइट पे का जो भी कंटेंट होता है वो HTML में डिज़ाइन, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें HTML का यूज़ तो 100% होता ही है। अभी दूसरी ऐसी कोई लैंग्वेज बनी नहीं है जो वेबसाइट के जो मेन पेज हम जो हमें दिख रहा है, जो पेज हमें दिखाई दे रहे हैं वो HTML में ही डिज़ाइन होते हैं। बाकी उसका बैकएंड जो होता है वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी और टेक्नोलॉजी में डेवलप हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या, 100%, नॉर्मली तो कहना वर्ड गलत होगा, जितनी 100% जितने भी पेजेस हम लोग नेट पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं, वो सब कुछ HTML में डिज़ाइन होते हैं। ये HTML भी आप लोग पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है,
तो बोर्ड एग्ज़ाम का भी एक ये बहुत मेजर पार्ट है। जो आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो उसमें कम से कम 50 मार्क्स में से समझ लो 25-30 मार्क्स का तो खाली HTML से ही आता है। बाकी सब कुछ इससे आता है। फिर 25 का आधा मान लो, आधा आपका HTML से का होता है। तो वो HTML पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस HTML को क्रिएट करके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे। वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, हाँ, लेकिन वेब पेजेस क्रिएट कर सकेंगे। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा और उससे इन्हेंस्ड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। तो वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेब पेजेस का ऐसा कलेक्शन जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, वो होती है हमारी वेबसाइट। फिर कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा डोमेन नेम। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। डोमेन नेम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, टू शेयर इन्फॉर्मेशन एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट शुड हैव अ यूनिक एड्रेस। द आईकैन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर हैज़ डिजाइंड अ सिस्टम। देखो, आईकैन क्या है? इंटरनेट को मैं एक छोटी सी बातें बताता हूँ कि इंटरनेट जो है वो इंडिपेंडेंट है। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं जो इंटरनेट को गवर्न करती है। ऐसे इसीलिए ऐसे बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो हमको टीवी पर देखने को नहीं मिलती, और वो हमें इंटरनेट पर देखने को मिल जाती है। कारण यही होता है क्योंकि जो टीवी पर न्यूज़ आती हैं उसको कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की जानकारी के साथ ही आती हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो वो न्यूज़ हमारे पास नहीं आएंगी। लेकिन इंटरनेट पर कोई भी न्यूज़ आ जाती है। बहुत ऐसी न्यूज़ हैं जो आप लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। आप नेट पे जाकर देखो, पता करो, तो आप लगेगा अरे ऐसी भी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट को कोई गवर्न नहीं करता ना, कोई कंट्रोल नहीं करता। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं जो इंटरनेट को कंट्रोल करती। हाँ, दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेट को चलाने के लिए, वैसे 100 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को चलाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम इनकी वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वेबसाइट अलग है। ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो इंटरनेट के सिस्टम को देखती हैं, उनको ये नज़र रखती हैं कि क्या है। लेकिन उनमें से भी दो ऐसी हैं, इसमें एक है आईकैन और एक है W3C। ठीक है। आईकैन जिसका यहाँ नाम दिया हुआ है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, या एक ये और एक W3C है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टिज्म। ठीक है। ये दोनों संस्था जो हैं ये सबसे मेन इनकी कंट्रोलिंग होती है इंटरनेट के ऊपर। तो ये आईकैन और W3C ही बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करती हैं। तो ये आईकैन नहीं, बहुत ऐसी चीज हैज़ डिज़ाइन लिखा हुआ है जैसे इसमें कि द आईकैन हैज़ डिज़ाइंड अ सिस्टम टू प्रोवाइड यूनिक एड्रेस टू ईच कंप्यूटर इन अ फॉर्म ऑफ नंबर और कैरेक्टर। ठीक है। तो आईकैन ने ही ये व्यवस्था बनाई है कि हर वेबसाइट का या हर उसका अपना खुद का एक नाम होगा। ठीक है। और जो भी कंप्यूटर से वो रन होगी उसका अपना खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का अपना एक चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, किसी भी, जैसे होता क्या है कि जब कोई वायरस डालने की कोशिश करता है वेबसाइट पर या हैक करने की कोशिश करता है, तो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू ही उसको पता लगाया जाता है किस सिस्टम से वो हैकिंग की गई है। तो हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। वो पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर होंगे, जितने भी मोबाइल होंगे, जो भी होंगे, सबका अपना स्पेसिफिक होता है। ठीक है। और हर वेबसाइट का अपना एक नाम होता है जिसको बोलते हैं हम डोमेन नेम। पूरे वर्ल्ड में कभी भी दो ऐसी वेबसाइट नहीं होंगी जिनका नाम एक जैसा हो। मिलता जुलता हो सकता है, मैंने पहले बताया था कि sdcollege.com नाम से भी वेबसाइट हो सकती है, और sdcollegedu.co.in नाम से भी हो सकती है। भाई कोई और भी SD कॉलेज होगा जिसने पहले इस नाम से डोमेन रजिस्टर करा लिया होगा। तो डोमेन किसी भी नाम से हो सकता है, करोड़ों डोमेन हो सकते हैं, और कभी भी वो सेम नहीं होंगे। gmail.com नाम की अगर एक वेबसाइट है तो दूसरी कोई gmail.com नाम के नहीं, आई जीमेल, वी जीमेल, उसके आगे पीछे कोई अल्फ़ाबेट लगा दो, कुछ और उसमें चेंज कर दो, वो बात अलग है। लेकिन सिमिलर, एक जैसा, हूबहू एक जैसा नहीं हो सकता, मिलता जुलता हो सकता है। तो ये समझ लो एक तरह से ये एड्रेस होता है कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसी को बोलते हैं डोमेन नेम। और हर किसी का अपना स्पेसिफिक डोमेन नेम होता है। कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो किसी स्कूल की वेबसाइट हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी वेबसाइट हो, तो उसका अपना सबका वो फिक्स होता है। बहुत बार तो सिर्फ डोमेन परचेज़ करने के बहुत पैसे पड़ते हैं। जब फेसबुक बना था तो फेसबुक जो डोमेन था, वो डोमेन उन्होंने किसी और से ख़रीदा था, और उसने करोड़ों रुपए में सिर्फ उस डोमेन को बेचा था, क्योंकि उसने पहले से ही किसी और ने उसको अपने फेसबुक डोमेन को अपने नाम से रजिस्टर कराया था। लेकिन जो फेसबुक वाले ओनर थे उनको वही नाम चाहिए था, तो वो उन्होंने उसको पैसे देकर उस डोमेन को, सिर्फ डोमेन के उसने करोड़ों रुपए ले लिए थे।
बेचने के, जबकि उसने उसका कुछ उसमें उसका कुछ करना नहीं था, सिर्फ उसने पहले से अपने नाम से रजिस्टर करा लिया था उस डोमेन को, तो इसलिए वो इनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने पता नहीं कितने हज़ार करोड़ में उसे ख़रीदा था। मतलब ये स्टोरी है, मैंने सुनी है कि फेसबुक के साथ ऐसा हुआ था कि इसका डोमेन बहुत लाखों करोड़ों रुपए में बिका था। ठीक है। साइट फाइल्स क्या होती हैं? साइट फाइल्स हैव ऑल द एलिमेंट ऑफ योर वेबसाइट विच में इंक्लूड इमेज, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, HTML फाइल। कीप द above set analog in a consideration. Site files can be related with the पेंटिंग एंड एग्जीबिशन बिल्डिंग। देखो ये कहे तो ये तो हो गई कहानी, अब बताते हैं इसका मतलब। वेबसाइट फाइल्स का मतलब ये होती है कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, तो अगर जैसे हमने मान लो किसी स्कूल की वेबसाइट है, तो उसका सारा डेटा वो एक अलग अलग फ़ोल्डर के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। फिर उसी फ़ोल्डर के थ्रू वो वेबसाइट जो होती है वो रन करती है। तो वो थोड़ा-सा आपको आप लोगों के समझने में कॉम्प्लिकेटेड है। समझ लो कि मतलब जो वेबसाइट हम लोग जो जो भी देख रहे हैं, उसका वो जो डेटा जो कि एक मतलब एक फ़ोल्डर के फॉर्म में, एक कंटेंट की फॉर्म में स्टोर्ड है, तो उसी को साइट फाइल्स बोलते हैं। वेब होस्ट क्या होता है? वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस ऑफ दैट प्रोवाइड स्पेस ऑन द इंटरनेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। ठीक है, वेब होस्टिंग का मतलब यही है कि जब भी हम वेबसाइट को अपना इंटरनेट पे रन कराने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं, तो फिर खैर थोड़ा सा आपको ज़रा सा यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी को वेब होस्टिंग बोलते हैं। उस वेबसाइट को जो भी वेबसाइट हमने बनाई है, उसको होस्ट करना पड़ता है, मतलब कि उसका ऐसा स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ से वो उसको चल सके। तो उससे वो जो स्पेस होता है उसी को इसी प्रोसेस को वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा ये हाई लेवल के वर्ड हैं, इतनी जल्दी इजीली समझ में नहीं आएंगे कि वो वेब होस्टिंग का क्या मतलब है। जनरल बात थोड़ा सा ही आपके में दिया हुआ, कोई बहुत डिटेल में दिया नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ ये जान लो कि वेबसाइट को रन कराने की जो प्रोसेस होती है इंटरनेट पे, उसी को वेब होस्टिंग बोलते हैं। फिर आता है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एड्स इन मैनेजिंग द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। इट हेल्प द ऑथर इन क्रिएटिंग, डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। वर्डप्रेस, Joomla, Drupal are the examples of content management system. CMS can be related to the exhibition organization or who help a painter in organizing their पेंटिंग एग्जीबिशन। ये तो कोई कहानी। CMS का मतलब होता है कि मतलब ये कुछ ऐसे कैसे 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 समझाएं आप लोगों को कि जैसे मतलब किसी ने कुछ क्रिएट किया हुआ, किसी ने कोई वेबसाइट क्रिएट की हुई है, तो अब उस वेबसाइट को किस तरह से हमको नेट पे रन कराना है, ये कुछ उससे रिलेटेड है। ठीक है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते इसकी, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, ऐसे वर्ड्स में बताने में थोड़ा मुश्किल है। कि समझो वेबसाइट को जो उस पर नेट पे चलाना है, रन कराना है, तो उसमें वेब होस्टिंग और ये CMS दोनों का रोल होता है। ये CMS के थ्रू ही वो वेबसाइट उस पे रन करती है। और भी मतलब में कई तरीके होते हैं, इनमें कई तरीके होते हैं इसको होस्ट करने के, तो ये नॉर्मल ऐसा नहीं कि हर कोई कर सकता है। जो कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं वही लोग इसको रन करा पाते हैं। ठीक है। और भी कहानी है, चैप्टर में बहुत कुछ है। ठीक है, जो आगे आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इस वीडियो से काम चलाएं, लेकिन जल्दी ही बोर्ड पर बढ़िया से बना के दिखाते हैं वीडियो इसके प्रॉपर वे में। और ये थ्योरी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि सोच लेना कि अरे तो कंप्यूटर है वो निकल ही जाएगा। ठीक है, ये भी नंबर सबके जुड़ते हैं, तो जो भी बताया जा रहा है उसे पढ़ें ज़रूर, क्योंकि रट्टा मारकर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। बहुत सब्जेक्ट हैं, तो आप सोचो कि सब रट लेंगे तो वो रट नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होंगे, अगले साल तो होंगे ही होंगे। तो जो भी बताया जाता है उसको ध्यान से समझें और थोड़ा थोड़ा समझ के ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इसमें भी थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको रट पाना पॉसिबल नहीं होता। ओके, थैंक यू।